एक बार फिर से स्वागत है आपका लेजेंड्स ऑफ राजस्थान में। पॉडकास्ट के अभी तक के एपिसोड्स को सुन आप समझ चुके होंगे कि हम राजस्थानी क्यों हमारे इतिहास का बखान करते समय इतने गर्व से भर जाते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ का इतिहास शौर्य एवं त्याग को एक नई परिभाषा देता है। इस मिट्टी में जन्मे शूरवीरों ने अनेकों प्रेरणादायी एवं गौरवपूर्ण गाथाओं का सृजन किया है, पर उन सभी गाथाओं में एक महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आती है। हमने हमेशा संघर्ष का औधा निर्णायक हार जीत से ऊपर रखा है, चाहे वो महाराणा प्रताप का अकबर के विरुद्ध किया संघर्ष हो या वीर दुर्गादास राठौड़ का औरंगजेब के। इतिहास में ऐसा कई बार घटा है कि किसी छोटी ताकत ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत को चुनौती दी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटी ताकत हमेशा जीती ही हो, पर हम राजस्थानियों ने उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा है, पूजा है और उसे बड़े ही गर्व के साथ कहानियों के रूप में अपनी अगली पीढ़ी को सुनाया है। आज एक ऐसी ही गाथा आपको सुनाने जा रहा हूँ जब कुछ ऐसे ही साहसी वीरों ने अपने से 10 गुना बड़ी सेना के पसीने छुड़ा दिए थे और उनके सुल्तान को यह कहने पर मजबूर कर दिया था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आइए शुरू करते हैं। बात 16वीं शताब्दी की है, जब जोधपुर की गद्दी पर विराजमान थे प्रतापी महाराजा राव मालदेव। जब मालदेव 1531 ईस्वी में महाराजा बने, तब उनके अधीन सिर्फ जोधपुर और सोजत के परगने ही थे। राजपाट संभालने के साथ ही उन्होंने मारवाड़ के नक्शे को अपने वास्तविक रूप में वापस लाने का कार्य भी शुरू किया, जिसमें उन्हें एक के बाद एक सफलता प्राप्त हो रही थी। अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए अब वे मुगल साम्राज्य पर भी दस्तक देने लगे थे। उस समय आगरा मुगलों की राजधानी हुआ करता था। शेरशाह सूर ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर 1540 ईस्वी में आगरा को अपने अधीन कर लिया। मारवाड़ के एकाकीकरण के दौरान राव मालदेव की अपने ही भाई बंदों के साथ खटपट शुरू हो गई। मेड़ता के राव वीरमदेव और बीकानेर के भीम ने शेरशाह सूर के दरबार में शरण ली और उसे राव मालदेव के विरुद्ध मोर्चा खोलने हेतु मनाना शुरू किया। शेरशाह भी भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाने को उत्सुक था और राव मालदेव भी जंगल की आग के भांति दिल्ली की सीमावर्ती इलाकों पर अपना आधिपत्य कर रहे थे। अंत में शेरशाह ने 80,000 सैनिकों के साथ जोधपुर की ओर कूच किया, पर यह अभियान उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि मारवाड़ की आबो हवा पूर्वी भारत के वातावरण के बिल्कुल उलट थी। जितना वो मरुस्थल के भीतर प्रवेश करता, उसकी परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाती। राव मालदेव के प्रमुख सेनापतियों में जैता और कुंपा नाम के 2 भाई भी शामिल थे। झुंझुनू पर अधिकार करते समय कुंपा द्वारा दिखाई वीरता से प्रसन्न होकर राव मालदेव ने झुंझुनू की जागीर उन्हें सौंप दी थी। जब शेरशाह शेखावटी के पास पहुंचा तो कुंपा ने उसकी सेना पर हमला कर उसे काफ़ी क्षति पहुंचाई। ऐसे हमलों से बचने के लिए शेरशाह जहां भी डेरा डालता, सबसे पहले वो छावनी के चारों ओर एक खाई खुदवाता। ऐसा भी कई बार हुआ शेरशाह सूर ने वापस आगरा लौट जाने पर तक विचार किया, पर जैसे तैसे करके वो आगे बढ़ता रहा और उसने जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर सुमेल नामक जगह को अपना डेरा बनाया। अपनी छावनी के चारों ओर उसने रेत से भरे बोरों की एक मजबूत दीवार बनवाई, ताकि दुश्मन आसानी से हमला ना कर सके। जब राव मालदेव ने शेरशाह के आने की खबर सुनी तो उन्होंने भी जोधपुर से आगे आते हुए गिरी नामक स्थल पर अपना शिविर डाला। गिरी जैतारण परगने का हिस्सा था। दोनों सेनाएं एक दूसरे से 12 मील की दूरी पर थी। शेरशाह की सेना के लिए मारवाड़ का शुष्क वातावरण एक श्राप से कम साबित ना हुआ। लगातार खाई खोदने के चलते उसके सैनिकों का हौसला पहले से ही पस्त था। धीरे धीरे उनके ऊपर राशन का संकट भी मंडराने लगा। रोज दोनों सेनाओं के बीच छोटी बड़ी लड़ाई होती, पर राव मालदेव का हाथ अपने से ऊपर देख शेरशाह की चिंताएं बढ़ती जा रही थी और उसे अपनी हार मानो निश्चित ही लग रही थी।
अंत में शेरशाह ने एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट कर रख दिया। राव जैता और राव कुंपा इस युद्ध में राव मालदेव की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। शेरशाह ने जैता और कुंपा के नाम एक झूठा फरमान बनाया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे दोनों भाई शेरशाह की तरफ आ चुके हैं। उसने यह फरमान बड़ी ही चालाकी से राव मालदेव के शिविर के पास गिरवा दिया। होना क्या था? इतिहास गवाह है कि अविश्वास ही हमारे राजपूताने का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। राव मालदेव ने रातों रात अपनी सेना को लेकर वापस जोधपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। जब सरदारों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने राव मालदेव को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मालदेव अपना मन बना चुके थे। जैता और कुंपा के प्रति संदेह उनके भीतर तक घर कर चुका था। शेरशाह की चाल कामयाब रही। मालदेव के प्रस्थान करने के पश्चात गिरी में अब ज्यादा सेना नहीं बची थी। अपने माथे पर लगा देशद्रोह का कलंक जैता और कुंपा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी बची खुची सेना के साथ ही शेरशाह की सेना का सामना करेंगे। यह राठौड़ों की मातृभूमि थी, जिसे उनके पूर्वजों ने अपने रक्त से सींचा था। बिना लड़े अपनी जननी जन्मभूमि को दुश्मन के हवाले कर देना मारवाड़ के रणबांकुरों को कतई मंजूर न था। उन्होंने अपने भाग्य के साथ समझौता कर लिया था और वह अपनी वंशावली को दागी देखने से 1000 गुना बेहतर था। 5 जनवरी 1544 ईस्वी की सुबह गिरी सुमैल के मैदान पर दोनों सेनाएं आमने सामने इकट्ठा हुई। शेरशाह के 80,000 सैनिकों के सामने मात्र 8,000 राठौड़। एक बार खुद को मारवाड़ के सैनिक की जगह रखकर देखिए। जनवरी की भीषण सर्दी में शुष्क हवाओं के थपेड़ों के बीच आप अपने साथी सैनिकों के साथ खड़े हैं। आपकी हथेलियां चुभती ठंड के मारे शिथिल पड़ रही हैं, पर उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक ज्वाला निरंतर आपके भीतर धधक रही है। आपका मन शांत है, पर तन दुश्मन के परखच्चे उड़ाने को लालायित हो रहा है। आसमान में उगते सूरज की किरणें जब आपके चेहरे पर पड़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं पुरखों का आशीर्वाद बरस रहा हो। वीर भोग्य वसुंधरा, दुश्मन की सेना चाहे 10 गुना हो या 20 गुना, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। यह मौका है शौर्य कमाने का, यह मौका है इतिहास में अमर हो जाने का, यह मौका है अपनी मातृभूमि की रक्षा में मर मिटने का। रणबंका राठौड़ की हुंकार के साथ पूरा वातावरण गूंज रहा है। क्या आप तैयार हैं? राठौड़ वाहिनी पूरी ऊर्जा के साथ शेरशाह की सेना पर टूट पड़ी। राव जैता और कुंपा ने अदम्य साहस एवं शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की सेना को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। राठौड़ दुश्मन सेना को उखाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। स्थिति ऐसी बनाई थी कि अफगान सेना के पास उल्टे पांव वापस भागने के अलावा और कोई चारा ना बचा था। एक अफगान सैनिक घबराया हुआ शेरशाह के पास आकर बोला कि सुल्तान, हालात ठीक नहीं है और आप तुरंत यहाँ से निकलिए। शेरशाह ने भी युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए अपना घोड़ा मंगवाया, पर उतने में ही वापस खबर आई कि उसका एक सेनापति जलाल खां एक बड़ी टुकड़ी के साथ मदद को आ रहा है। राठौड़ों की संख्या अब और कम पड़ चुकी थी। युद्ध का रुख फिर पलट गया। अपनी अधिक संख्या के चलते शेरशाह की ही जीत हुई और मारवाड़ के रणबांकुरे अपनी मातृभूमि की गोद में समा गए। वीर जैता और कुंपा दुश्मन सेना से खूब देर तक जूझते रहे, पर अंत में उन्हें भी घेर लिया गया और वे वीर गति को प्राप्त हुए। आगरा की सेना को एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वे जीत गए हैं। मुझे नहीं लगता कि शेरशाह से खुश उस दिन और कोई रहा होगा। उसने स्वयं मौत के प्रत्यक्ष दर्शन जो किए थे। जैता और कुंपा के पराक्रम की प्रशंसा मुगल इतिहासकार अब्दुल्ला ने अपने वृत्तांत तारीख-ए-दाऊदी में भी करी। खुद शेरशाह के मुंह से भी युद्ध के उपरांत यह निकल गया था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत से हाथ धो बैठता। उसने आगे और कहा
कि अगर ऐसे शूरवीर मेरी तरफ होते तो मैं पूरे विश्व पर विजय पा लेता। हे वीर जैता और कुंपा, आपको कोटि कोटि नमन। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।